सुनाई दे रही है? क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। कब आया देखो सबका फेवरेट हीरो कौन, लिटिल सिंघम, लिटिल सिंघम स्वैग में चल के आया कौन, लिटिल छोटे बच्चे वाला हो गया यार, गाना नहीं आया। पुलिस की वर्दी शेर कदम, नाम है उसका लिटिल सिंघम, लिटिल सिंघम। नहीं आया यार वो नाम, आ गया। वर्दी शेर कदम, नाम है उसका लिटिल सिंघम। दुश्मन नाम है उसका लिटिल सिंघम। अरे 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 मेरे लाल, मेरे मेरे लाल, अरे मेरे लाल, माफ कर दे, माफ कर दे। अब 2-5 मिनट का लेट नहीं होता दोस्त यार। हालांकि मैं हर बार टाइम पे आता हूँ, आज थोड़ा सा हो गया। कल नहीं होगा दोस्त, कल नहीं होगा, ठीक है? माफ कर दे दोस्त, ठीक है? सो एक भारी भरकम वेलकम कर लेता हूं आप सभी का। हेलो एवरीवन, दिस इज रविवन राव। स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट ओवर के शानदार प्लेटफॉर्म पे। आप सभी को बहुत दिल से पूछना चाहता हूं, कैसे हो? मस्त हो, स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, पहले से ज्यादा बेहतर हो? क्या फील कर रहे हो? मजा आ रहा है बैच में? मजा आ रहा है पढ़ने में? हालांकि पढ़ने में मजा किसी को आए, ऐसा कोई बच्चा मिल जाए तो हाय क्या ही बात बन जाए यार, पूरी कविता बन गई। लेकिन फिर भी दोस्त, जिस हिसाब से तुम स्कूल में पढ़ते होंगे उस हिसाब से तुम्हें यहाँ पर बहुत मजा आता होगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक टीचर तुम्हें मौज मस्ती के साथ पढ़ाता है। हर वो कंसेप्ट की जो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हर वो कंसेप्ट की तुम्हारे लिए वो इंपॉर्टेंट इस सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है, वो सारे सब्जेक्ट, वो सारे टॉपिक, वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। और वो भी मौज मस्ती के साथ पढ़ाए जा रहे हैं, जोश जुनून के साथ पढ़ाए जा रहे हैं, एक मोटिवेशनल स्टोन में पढ़ाए जाते हैं, एक इंस्पायरिंग स्टोरी के फॉर्म में पढ़ाए जा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स तुम्हें मजा आ रहा होगा। बस एक बार वो चीज बता दो यार कि तुम भी क्या अपने आप के ऊपर मतलब ऐसा फील कर रहे हो कि यार प्रारंभ इज बेस्ट डिसीजन। क्या तुम्हें ऐसा फील हो रहा है? क्या मजा आ रहा है? मानता हूं ये बात कि देखो, पढ़ाई पे मजा नहीं आता है, आलस आता है। ऐसा कौन ही बच्चा होगा सर आज तो मैं पढ़ूंगा, तो ऐसा कार्टून में ही हुआ करता है, कार्टून में भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी दोस्त, तुम जिस हिसाब से बाकी जगह पढ़ते होंगे उन सबकी कंपेरिजन में तुम्हें यहाँ पर शायद ज्यादा ही मजा आता है। शायद क्या, मुझे विश्वास है कि 100% तुम्हें यहाँ पर और अच्छा लग रहा होगा कि यार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ चलो, शानदार 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 शानदार। तो आप सभी का वंस अगेन एक बार और बोल देता हूं, स्वागत है बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर नंबर 3 में। हाँ के सर, आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसकी चर्चा करते हैं, ठीक है? देखना टॉपिक आज क्या क्या है हमारे पास। हमारे पास है ओहम बाबा का लो, ठीक है सर, ओहम्स लो। आज मेजरली ये ओहम्स लो की बात ही करेंगे। हाँ, अगर हम कलर कोडिंग वाले पार्ट पे पहुंच पाए तो बेस्ट है। ये पार्ट है वो नोट फॉर बोर्ड्स, नोट फॉर बोर्ड्स। किसके लिए है ये? ओनली फॉर ये कंसेप्ट किसके लिए है? ओनली फॉर CUET, शायद नीट और जेई में भी ये चीज आ सकती है, या हो सकता है वहां से भी रिमूव हो। लेकिन बोर्ड्स में ये चीजें नहीं, करंट कोडिंग नहीं, कलर कोडिंग वाली बातें हैं वो बेटा उसमें नहीं है। तो हम इसकी बात भी कर सकते हैं आज के सेशन में, हो सकता है हम वहां पर भी पहुंच जाए। और अगर लास्ट वाला टॉपिक देख पाए कि अगर कोई वायर को ऐसे खींच दिया या कंप्रेस कर दिया तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या चेंजेस आएंगे, वो भी बात हम आज के सेशन में करने वाले हैं, ठीक है? हैप्पी बर्थडे खुशी शुक्ला। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे मैं ठीक हूं, मेरी तबीयत एकदम मस्त है, तंदुरुस्त है, स्वस्थ हूं जी। आइए वापस आइए, क्लास 10 की बातें हैं। छोटी छोटी क्लास 10 की बातों से शुरुआत करूंगा और फिर बड़ी बड़ी बातों तक ले जाऊंगा, ठीक है? ये आज की क्लास का एम रहेगा। अभी शुरू में हम क्लास 10 की छोटी छोटी बात करेंगे। ओके, क्लास 10 की छोटी छोटी बात करेंगे। सुनना, क्लास 10 में ओम्स लॉ पढ़ते थे, 100% सर ओम्स लॉ पढ़ते थे। हमें कुछ कुछ बात याद है, कुछ कुछ बात भूल भी गए, ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं एकदम बेसिक से लेकर शुरू करता हूं। तो ओम्स लॉ कहना यह चाहता था कि बैटरी ज्वाइंट है, उसके साथ एक
एक बल्ब जॉइंट है, तो ये देखो सर्किट अगर क्लोज्ड है तो कुछ करंट बहेगा, कुछ करंट बहेगा। और बताया है कि ये करंट है ना बेटा, ये करंट है वो प्रोपोर्शनल होता है किससे? प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल से। मतलब V प्रोपोर्शनल टू I, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा पोटेंशियल, और जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा करंट, उतना ज्यादा करंट। अब यहां पर एक कांस्टेंट लिखा है, मतलब ऐसा कि V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, I बढ़ेगा। बैटरी बड़ी लेके आ जाओगे करंट बढ़ जाएगा, बैटरी छोटी कर दोगे, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो, वैसे वोल्टेज कम हो, ऐसी बैटरी ले आओगे करंट कम हो जाएगा। ये बात सबको पता होती है। तो V प्रोपोर्शनल टू I। कोको बेटा क्या तकलीफ है तुम्हें? कोको कोको बेटा इरिटेट मत करो यार। कोको बेटा तुम्हें मैं अच्छा इंसान समझता हूं। ठीक, ये सबको पता है क्या? ये सबको पता है क्या? ये सबको पता है क्या? हाँ जी, ओके। अब यहां पर बेटा V प्रोपोर्शनल टू I। अब जैसे ही बेटा प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाओगे एक कांस्टेंट आ जाएगा, उस कांस्टेंट को बोलते हैं R, उस कांस्टेंट को बोलते हैं R। तो यहां पर हमें R का फॉर्मूला मिल जाता है, R इज इक्वल टू V बाई I। मतलब एक ओहम्स लो तो V इज इक्वल टू IR भी है, ठीक है। एक ओहम्स लो तो R इज इक्वल टू V बाई I ही है। और एक्चुअल में कोई ओहम्स लो मुझसे पूछे तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि ओहम्स लो है ना, वो सिर्फ V प्रोपोर्शनल टू I है, वो रेजिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता है, वो रेजिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता है। वो तो सिर्फ इतना बताता है कि करंट बढ़ेगा अगर वोल्टेज बढ़ेगा, तो वोल्टेज बढ़ेगा अगर करंट बढ़ेगा, तो ये प्रोपोर्शनल है। क्यों 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 क्यों? अरे भाई लो है, ठीक है, लो है। इन्होंने बताया कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर हो, कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी हो, कांस्टेंट टेम्परेचर हो, कांस्टेंट प्रेशर हो, तो उस समय पे जो करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स। बस इससे प्रोपोर्शनल होता है, दैट्स इट, दैट्स इट। ओके, अब मैं तुम्हें ये बताता हूं मेरे दोस्त, मेरा एक क्वेश्चन है क्यू यू कोको बेटा के लिए एक क्वेश्चन है। जो कोको है ना, जिसका नाम कोको है, कमेंट में मतलब हमारे पास एक ऐसा बच्चा है कि जिसका नाम कोको है, उनके लिए क्वेश्चन है। बताना कोको बेटा, ध्यान देना यहां पर, हाँ, कि अगर मैं पोटेंशियल V को 2V कर दूंगा, 2V कर दूंगा, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लो बेटा, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कोको बेटा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो। इसी पार्ट में मैं अगर V को 2V कर दूंगा तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कोको थोड़ा सा तुम्हारा फोकस यहां पर करने के लिए मैं क्वेश्चन पूछता हूं। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के रितेश बेटा करंट फ्लो नहीं कर सकता, पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। हो गया, हैप्पी बर्थडे हो गया। अब छोड़ दो। कोको कोको नहीं, काकू नहीं, कोको था बेटा। काकू तो अच्छी लड़की है, अच्छा लड़का है बेटा। काको के साथ, कुकू के साथ कभी झगड़ा नहीं हुआ मेरा। ये तो कोको है जो कब से मुझे परेशान करता जा रहा है। आज कोको तू मेरी क्लास का हीरो है, हीरो बनने वाला है, तैयार हो जा बेटा। इधर एक बात बताऊं, जो आप बोल रहे हो ना, जो आप बोल रहे हो ना 2R 2R 2R, ये गलत है, ये गलत है। 2R नहीं होगा मेरे लाल, 2R नहीं होगा। तुम क्लास 11 बेटा यहाँ तुम्हारा मुए मुए हो चुका है। तुम क्लास 11th में, क्लास 10th में जो पढ़ के आए हो ना दोस्त, क्लास 10th में पढ़ के आए हो ना बेटा, वो कुछ अलग समझ के आए हो। मोए 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 हो चुका है। देखो अभी बताया दोस्त कि V प्रोपोर्शनल टू I होती है, V प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो R इज इक्वल टू अगर V बाई I है
तो जैसे तुम बेटा वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे करंट भी बढ़ता है। अगर 2V कर दोगे वोल्टेज तो करंट भी 2I हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो अगेन बेटा V/I मिलेगा। तो रेजिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा बेटा, पहले भी R था, दूसरी बार भी वो R ही मिलेगा। नो चेंज, नो चेंज इन रेजिस्टेंस, इट्स नॉट डिपेंड ऑन, R इज नॉट डिपेंड्स ऑन V एंड I। गजब का रिलेशन है बेटा। V/I फॉर्मूला सबको दिख रहा है, लेकिन ये किसी को नहीं दिख रहा है कि सर ये V और I प्रोपोर्शनल है। R तो एक कांस्टेंट है, R रेजिस्टेंस तो एक कांस्टेंट है बेटा। एक कांस्टेंट की प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए यूज किया था, ये तो एक कांस्टेंट है। वो लिख के आ गया कि बल्ब का रेजिस्टेंस 10 ओहम है तो है, इसमें आप क्या कर सकते हो, वो तो लिख के आ गया, वो है तो है, खत्म। हां, याद रखना बेटा। काकू बेटा, काकू या कोको बेटा, कोको बेटा अब कहां गया बेटा? तुम्हारी जबान अंदर ही है या पेट के थ्रू कहीं और से निकल गई बेटा? कोको क्लास में हो बेटा? कोको, हां, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, ज्ञान अर्जित करो, लेकिन इतना भी ज्ञान अर्जित मत करो कि सामने वाले टीचर के साथ बहस करने पे उतर जाओ, ठीक है? कोको बेटा आ जाओ, कोको मुन्ना आ जा। आज तो कोको तुझे कोको नट ना बना दिया तो मुझे बोलना तू काम का छेड़ लेने आ गया। अब देखो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आया है, शायद तुम्हें ये चीज पता हो, लेकिन मैं तुम्हें एक हिंट दे देता हूं। देखो कहीं ऐसा लिखा हो ना V इज इक्वल टू IR, तो ये Y इज इक्वल टू MX वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है? तो ये Y की जगह पे क्या आ जाएगा? V आ जाएगा। X एक्सिस पे क्या आ जाएगा? X एक्सिस पे ये आ जाएगा I, ठीक है सर? तो ऐसा कुछ ग्राफ मिल रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहां पर R है और यहां पर M है, तो तुम्हें पता चलेगा M स्लोप इज इक्वल टू R। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को उल्टा लिखता हूं, जैसे कि I इज इक्वल टू, जैसे कि इसी एक्सप्रेशन को मैं उल्टा लिखता हूं, I इज इक्वल टू, उल्टा भी लिखा जा सकता है, ध्यान से देखना, I इज इक्वल टू V/R, ऐसा ही होगा ना? V/R, हाँ सही सर, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो V/R को मैं ऐसा लिख लेता हूं, V 1/R इंटू करके V। ध्यान से देखिए, Y इज इक्वल टू MX। ग्राफ में Y की जगह पे I लिख दिया, X की जगह पे V लिख दिया, ठीक है? अब ग्राफ ध्यान से देखा तो ऐसा कुछ आया। अब इसमें जो स्लोप है ना दोस्त, वो 1/R के इक्वल है, तो स्लोप M इज इक्वल टू 1/R। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये V/I वाला है, यहां पर V है, यहां पर I है, वैसे यहां पर I वर्सेस V का ग्राफ है, किसके वर्सेस का ग्राफ है वो चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है? अब तो तुम कर सकते हो। ये हिंट मैंने दे दी, ग्राफ की एक हिंट देनी थी, जो क्लास 10th में पढ़ते थे, वो ग्राफ की एक हिंट देनी थी। गंगा के किनारे बैठ गए फूलों की, ये कौन से वाला ग्राफ है? V वर्सेस I मतलब कि Y इज इक्वल टू MX प्लस C में M बनेगा R के इक्वल, ठीक है सर? तो सीधी सी बात है बेटा, इसका थीटा ज्यादा होगा, ये बड़ा दिख रहा है, तो R1 बड़ा है, फिर R2, फिर R3, तो R1 बड़ा है, फिर R2, फिर R3, B ऑप्शन हो जाएगा, तब यही होगा, दूसरा वाला, ठीक है? ये देखो, गलती मत करना ऐसे क्वेश्चन में गलती मत करना। देखो अगेन दे रखा है कि शोन V वर्सेस I नहीं है बेटा, ये I वर्सेस V है, तो पहले तो आइडेंटिफाई करना कि I वर्सेस V का ग्राफ है। तो I वर्सेस V कर्व दे रखा है, R1 डिवाइड बाय R2 की वैल्यू आपको निकालनी है, R1 डिवाइड बाय R2 की वैल्यू निकालनी है। कैन यू डू दिस क्वेश्चन? फटाक से। कोको, वेयर आर यू बेटा? कोको,
फटाक से कोको। यार वो मिश्री करके अपनी क्लास में बेटी हुआ करती थी क्लास 11th में, वो कहां पर है? मिश्री, तुम क्लास 12th में ज्वाइन हो कि नहीं हो? अरे कोको ने बोला सर आके सीधा पढ़ाना शुरू कर दो, क्या हालचाल लेने की कोशिश करते हो? हम ठीक है, जैसे भी है पढ़ रहे हैं ना, आप सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान रखो। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर सिर्फ पढ़ाना ही होता और सिर्फ ऐसे ही दे देना होता तो क्लास का कंटेंट तो ऑलरेडी अपलोड है यूट्यूब पे, वहीं से नहीं पढ़ लेते। पैसे किस बात के दे रहे हो आप हमें? फिर सिर्फ पढ़ाना ही होता तो पढ़ा तो यूट्यूब पे सब कुछ दिया है। इसलिए ना बेटा कि तुम्हारे पास कोई समस्या हो, तुम परेशान हो रहे हो किसी बात से, तो हम तुम्हें यहां पर अच्छी तरीके से बता सके। तो खबर लेना, तो तुम्हारे हालचाल लेना तो फर्ज बनता है। और वो फर्ज, वो धर्म, वो कर्तव्य मुझे अदा करने से मना कर रहा था कोको। अब ये भी याद नहीं है कि कोको लड़का है या लड़की है, कुछ और है। देखो ध्यान से, पहले तो ये I वर्सेस V का ग्राफ है, तो क्या इसका स्लोप m इज इक्वल टू 1/r हो जाएगा, जो हमने पहले देखा है। तो 1/r इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है सर, तो R1 इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से देखना मेरे दोस्तों, ध्यान से देखना मेरे दोस्तों, 1/R1 इज इक्वल टू tan θ1 एंड 1/R2 इज इक्वल टू tan θ2। देखना 1/R1 को एज इट इज लिख लीजिए। tan θ1 कितना है? 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। तो 1/R1 इज इक्वल टू √3। दूसरा 1/R2 tan θ2 कितना है? tan 30 डिग्री। 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। अब हमें क्या करना चाहिए? दोनों का रेशियो लेना चाहिए। R1 डिवाइड बाई R2 है ना, तो सीधा सीधा कर लेते हैं। यहां से R1 की वैल्यू बेटा 1/√3 आ जाएगी, और यहां से R2 की वैल्यू बेटा √3 आ जाएगी। तो R1 डिवाइड बाई R2 1/√3, और वो भी √3, दैट्स वाई 1/3। क्या आया समझ में तुम्हें? आज किसकी मैच है? CSK बनाम किसकी मैच है आज? आज KKR वर्सेस MI की मैच है ना, 7:30। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। मतलब ठीक है, तुम ऐसे क्वेश्चन कर पा रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस तुम कर पा रहे हो। हाँ, 1/3 इसका सही उत्तर बनेगा जी, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, 100% सही बात है, 100% सही बात है। अब मैं तुम्हें करवाने जा रहा हूं एक प्यारा सा डेरिवेशन। अगेन, ओहम्स लॉ आया कैसे अस्तित्व में? ओहम्स लॉ अस्तित्व में कैसे आया, मैं उसका डेरिवेशन करवाने वाला हूं। तैयार हो आप? ध्यान से देखना, ओहम्स लॉ अस्तित्व में कैसे आया उसकी बात बताने वाला हूं। आओ बच्चों, तुम्हें बताऊं कि ओहम्स लॉ अस्तित्व में कैसे आया है। तो क्या आप सबको पता है कि I इज इक्वल टू NEAVD हमने लिखा था इन लास्ट लेक्चर। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है बेटा इतनी वेलोसिटी के साथ भाग रहा होगा। हाँ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ भाग रहा होगा। हाँ सर, ओके, NEAVD। किसी को याद हो तो VD की एक्सप्रेशन भी लिखी थी हमने। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू A इंटू टाउ लिखा था, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन बन रही थी सर EE डिवाइड बाई M इंटू करके टाउ। किस किस को याद है ये चीज? अगर याद है तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करनी होगी, कर दीजिए बेटा। तो I इज इक्वल टू NEA, VD की जगह पे EE डिवाइड बाई M इंटू करके टाउ। ये भी बढ़िया है। ठीक है, ओके। अब क्या कर सकते हैं? देखो, हमें किसी तरह से याद रखना, ओहम्स लॉ क्या बताता था? ओहम्स लॉ इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू IR, ये रिलेशन है। तो इस हिसाब से कुछ होना चाहिए। करंट है, रेजिस्टेंस कुछ मिलेगा हमें कांस्टेंट के फॉर्म में, और I निकालना है, सॉरी V का फॉर्मूला बनाना है। ठीक है सर, देखो
बाकी सबको एक तरफ ले लीजिए, जैसे कि चलो ठीक है, अभी अभी ऐसे कैसे लिख रहा हूं, I इज इक्वल टू एन ई ए, फिर यहां से E बाई एम। जो एक E है ना वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, उसको हम कुछ अलग फॉर्म में लिखते हैं। ये जो कैपिटल E है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ऐसा होगा, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से पॉजिटिव टच है तो ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये नेगेटिव टच है बेटा, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ऐसा नेगेटिव होगा। हाँ जी, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन, पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन, पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन। कैन आई राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये एक्सप्रेशन था कि सर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट करके डेल्टा आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। हाँ सर, V को V लिख लीजिए, डेल्टा V को, इलेक्ट्रिक फील्ड को E लिख लीजिए और L को डेल्टा R को L लिख लीजिए। सो V विल गेट E इज इक्वल टू V बाई L। क्या तुम्हें समझ में आया? मैंने और एक एक्सप्रेशन का यूज किया यहां पर कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू V बाई L। एक्चुअल में तो सर होता यह था कि डेल्टा V डिवाइड बाई डेल्टा R, लेकिन लेंथ यहां पर हमें L दे रखी है, ये रही ना पूरी लेंथ इसकी कंडक्टर की, तो L है, और सर पोटेंशियल डिफरेंस यहां तक का कितना है, V जितना है, ये पोटेंशियल डिफरेंस V जितना है, इसलिए V बाई L कर दिया, इसलिए V बाई L कर दिया। तो कैन आई राइट, इस स्टेप में ध्यान रखना बेटा, यही है शकुनी मामा का स्टेप, ये स्टेप समझ गए तो क्वेश्चन कर लोगे, ये डेरिवेशन कर लोगे। ओके, ऐसा लिख सकता हूं। N क्या है सर? N है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, यहां लिख दूंगा अलग से सारी बात, हाँ एक बार समझना। ओके, अब सबको एक तरफ, जो जो चीजें तुम्हें दिख रही है ना ऊट पटांग, उन सबको एक तरफ कर लेते हैं। तो बेटा N एक तरफ, E एक बार दो बार तो NE स्क्वायर, ठीक है, एरिया A। ओके, टाउ टो, तो ये टाउ टो को यहां पर लिख लेते हैं, ये एरिया A। और क्या है सर? और यहां से बचा M और ये L, तो ये M और ये आ जाएगा L। ओके, एक बचा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस का V, पोटेंशियल डिफरेंस का V, ठीक है। अब ये पूरा भयानक टर्म है ना उस तरफ जाएगा, V अकेला इस तरफ रहेगा, तो V इज इक्वल टू ऐसे M L, V इज इक्वल टू M L N E स्क्वेयर टाव इंटू ए, टाव इंटू ए, टो इंटू ए, और ये करंट I, करंट I, ठीक है। देख लो यहीं पे वापस लिखता हूं, पोटेंशियल V इज इक्वल टू M इंटू एल। M क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं ना उसका मास है। L क्या है बेटा? उस कंडक्टर की लेंथ है। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है मैंने? N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। टो क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। A क्या है? एरिया, क्रॉस सेक्शनल वाला एरिया, ये जो है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये रहा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। ओके, बढ़िया, इतनी बात। और क्या कर दिया मैंने? मल्टीप्लीकेशन में I कर दिया, बस खत्म बेटा, मल्टीप्लीकेशन में I कर दिया, मल्टीप्लीकेशन में I कर दिया। ओके, ओवर एंड आउट, ओवर एंड आउट। अब जो ये चीज है ना लिखी हुई M N E स्क्वेयर टाउ, इन सबको कंबाइन रूप से हमने नाम दे दिया है रो। रो इज इक्वल टू M N E स्क्वेयर टाउ, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूला बन जाएगा V इज इक्वल टू रो, यहां से बचा L, यहां से बचा एक L, डिनोमिनेटर में बेटा एरिया A, ओके, और इनटू करके I। और आपको याद आया बेटा तो रो एल अपॉन ए बचपन में भी सीखा होगा, और यहां पर भी नहीं सीखा तो बता देता हूं बेटा, ये एक फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, आर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये एक बहुत फेमस फॉर्मूला हुआ करता है कि रेजिस्टेंस है ना बेटा वो लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस बेटा डिपेंड नहीं करता है वी और आई पे, ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है। ओके सर, तो यहां से पूरा एक्सप्रेशन बन जाएगा वी इज इक्वल टू आई आर, पूरा का पूरा फॉर्मूला आ गया, ओहम्स लॉ डिराइव्ड, हेंस आप लिख सकते हो ओहम्स लॉ डिराइव्ड। ध्यान से देख लीजिए बेटा, इसमें कोई भी ऐसा स्टेप लगाओ कि जिसमें आपको आपत्ति लगी हो तो मुझे बता दीजिए, प्लीज बता दीजिए दोस्तों, प्लीज। कोई भी ऐसा स्टेप
कि जिसमें लगा हो कि ये कुछ क्या कर दिया सर, समझ में ही नहीं आया। n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, लिख देता हूं यहां पर। एक n कंफ्यूजिंग है, तो n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर पर मीटर क्यूब। L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, टाउ पिछले सेशन में भी बताया था, रिलैक्सेशन टाइम। अब इसका स्पेलिंग देख लेना, देख लो ध्यान से। अरे अरे सावन की घटा एकदम पहली बार में समझ में आ गया तो बड़े बड़ा स्वाहा। क्या बोला सर, समझ में नहीं आया। 6 स्टेप, 1 2 3 4 5 6। 6 में क्या किया मैंने, माना दोस्त ये जिसके ऊपर डॉट किया है ना पिंक, ये ग्रीन वाला, mne² टाउ, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, तो ये कांस्टेंट टर्म को मैंने बोल दिया रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। अब क्या होता है रेजिस्टिविटी, उसको आगे और बताऊंगा, लेकिन बस ऐसे समझ लीजिए कि कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को नाम दे दिया स्पेसिफिकली रेजिस्टिविटी। तो रो बचा यहां से L और ये डिनोमिनेटर में A बचा, तो रो L डिवाइड बाई A, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। E² इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, उसका स्क्वायर हुआ। स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि एक पहले से E आ रहा था और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा, उसमें से एक E आया तो E का स्क्वायर हो गया था। ठीक है। 4th स्टेप में बस रीअरेंज किया है कि NE 2 बार है तो NE² हो गया, टाउ एक तरफ ले लिया, एरिया एक तरफ ले लिया, m डिवाइड बाई L कर दिया, v को एक तरफ कर दिया। हमें बस उस जैसा इक्वेशन बनाना था, इस वजह से। ठीक है, ओके ओके। 2 एक्सप्रेशन का इसमें मैंने यूज किया है, अलग से याद रखना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज किया और दूसरा यूज किया E इज इक्वल टू वी बाई एल, E इज इक्वल टू वी बाई एल, E इज इक्वल टू वी बाई एल। ये 2 फॉर्मूले का अलग से यूज किया, ध्यान से देखना। अरे थर्ड वाला स्टेप तो कुछ था ही नहीं, मैंने बता रहा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन रखी, E इज इक्वल टू होता क्या था, डेल्टा V इज इक्वल टू E डेल्टा आर। अब V इज इक्वल टू EL, डेल्टा आर की जगह L लिख लिया, लेंथ लिख लिया, डेल्टा V की जगह पे V लिख लिया, तो V इज इक्वल टू EL, तो E का फॉर्मूला बन गया V बाई L। इसमें तो कोई बड़ी बात थी नहीं दोस्त। ठीक है, ओके। अरे बताया, यहां पर बताया तो सही भाई। अरे यार तुम क्या नोटंकी करते हो, बता तो रहा हूं, तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो यार। ये बताया मैंने, डेल्टा V इज इक्वल टू E डेल्टा R होता था, तो मैंने यहां पर V लिख दिया, E को E लिख दिया, डेल्टा R को L लिख दिया, सो V विल गेट E इज इक्वल टू V बाई L। बस ये रहा, इसका भी यूज किया हमने। अब आया, अब आया, अब आया। अरे आया तो बोल तो था जा, अब तो बोल दे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, पक्का, बढ़िया, चलो शानदार शानदार। ये डेरिवेशन दिमाग में रखना, 2025 में पूछा था, 2025 में पूछा था। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वाली बात पे वापस आते हैं, रेजिस्टेंस वाली बात पे वापस आते हैं। देखो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला हमारे पास आया, R इज इक्वल टू V बाई आई। एक फॉर्मूला आया V बाई आई, यहां से इसका यूनिट निकालते हैं। एक बार फटाक से बताना इसका यूनिट, ऐसा यूनिट कैसे निकालते हैं, क्योंकि कई बार इसका ऐसा यूनिट पूछा जाता है, कई बार इसका MLT फॉर्म पूछा जाता है। यूनिट आप सबको पता है कि सर V यानी होता है वोल्टेज। वोल्टेज कैसे निकालते हैं, तो डेल्टा V इज इक्वल टू चार्ज Q, डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज Q। वर्क डन होता है जूल में, चार्ज होता है कूलम में। ओके सर, और करंट तो I इज इक्वल टू एम्पियर में होता है। ठीक है सर, और कूलम को बेटा A1 T1 भी बोलते हैं, कूलम को A1 T1 भी बोलते हैं। तो कोई पूछे इसका MLT फॉर्म, कोई पूछे इसका MLT फॉर्म, तो क्या लिखोगे, जूल डिवाइड बाय एम्पियर इंटू सेकेंड, ऐसे आता है, ऐसे आता है, ध्यान से देखना। वोल्टेज का जूल डिवाइड बाय एम्पियर इंटू सेकेंड, और ये डिनोमिनेटर में एम्पियर, ऐसा ही होगा। तो यूनिट हो जाएगा ऐसे, जूल डिवाइड बाय एम्पियर का स्क्वायर
इंटू करके सेकेंड, जूल यानी M1 L1 L2 T-2, और एम्पियर का A2 टाइम का बेटा 1 है पावर, तो टाइम 1। अब जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे फॉर्मूला बन जाएगा m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -3 और a की पावर -2, ऐसा कुछ फॉर्मूला बन जाएगा। m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -3 और a की पावर -2। ये बेटा फॉर्मूला बन गया रेजिस्टेंस का, डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया रेजिस्टेंस का। बहुत बार बोर्ड्स में पूछा भी जाता है। तो एक फॉर्मूला आपके पास जो आया है R इज इक्वल टू V बाई आई, R इज इक्वल टू V बाई आई, इस फॉर्मूले का यूज करना सीखना, इस फॉर्मूले का यूज करना सीखना। दूसरा आपके पास फॉर्मूला आया है R इज इक्वल टू ऐसे, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। यहां से आपको पता चलता है कि R है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। जितना लंबा वायर उतना रेजिस्टेंस ज्यादा, जितना ऐसे चौड़ा वायर, जितना चौड़ा वायर मोटा वायर उतना रेजिस्टेंस कम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या बात समझ पा रहे हो? R इज प्रोपोर्शनल टू L है और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। जितना चौड़ा वायर उतना, ऐसे चौड़ा मतलब ऐसा मोटा वायर, उतना रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, एरिया, एरिया को लिखना हो तो ऐसे भी याद रखना बेटा, वायर अगर ऐसे फॉर्म में है तो एरिया कैन बी राइट एज पाई आर स्क्वायर। ओके सर। दूसरा एक और फॉर्मूला याद रखना, रेजिस्टिविटी क्या होती है? रो इज इक्वल टू m डिनोमिनेटर में ऐसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिनोमिनेटर में बेटा NE स्क्वायर टाउ। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, नॉट डिपेंड ऑन एनी पैरामीटर, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे चीज डिपेंड करती है। पक्का समझ आया? मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं अब तुमसे। अब देखो, तुमने वैसे यूनिट तो निकाल लिया कि जूल एम्पियर का स्क्वायर इनटू करके सेकंड, लेकिन एक्चुअल में हम इसका यूनिट क्या लिखते हैं? तो रेजिस्टेंस का यूनिट लिखते हैं। सुनना, इस बात को मैं यहां ब्रैकेट बना के लिखता हूं। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या लिखते हैं? रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या लिखते हैं? तो हम ऐसा यूनिट के फॉर्म में लिखते हैं ऐसे, सुनना, SI यूनिट, इसका लिखते हैं ऐसे, जूल एम्पियर का स्क्वायर इनटू सेकंड। इसको बोलते हैं ओहम। ओहम को लिखा करते हैं ऐसे। अब कोई बच्चा है वो ओहम को ऐसा भी लिख लेता है, ओहम को ऐसा भी लिख लेता है, और ओहम को ऐसा भी लिख लेता है। तुम कौन में से हो मुझे बताना, 1 2 3, तुम कौन में से हो? ओहम को कैसे लिखते हो मुझे बताना। तुम कौन में से लिखते हो, कैसे लिखते हो ओहम को? वैसा नहीं होता है। कोई बच्चा बोल रहा है, मतलब 2 बच्चे टेंशन में होते हैं। एक बोला, सर मेरा सब कुछ पेपर अच्छा गया, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन था ना उसका आंसर भी निकाल दिया, लेकिन जो रेजिस्टेंस आया था ना मैंने उनमें गलती से ओहम के इस सिंबल के बजाय ये सिंबल करके दिया। और वहीं पास में खड़ा बंदा सोच रहा होता है अपने जैसा, वाहिल मी ओहम को ऐसा करके आया, ओहम को ऐसा लिख के आया। होता है कि नहीं होता है? ओहम को ऐसा करके आया। तो ध्यान रखना बेटा कि ये ओहम नहीं करना है वहां पर, एक्चुअल में ये वाला ओहम करना होता है। एक्चुअल में ये फर्स्ट वाला ओहम ही सही है। ठीक है, ऐसा वाला ओहम ही लिखना है, ऐसे ऐसे। एक्चुअल में तो ऐसा होता है, एक्चुअल में तो ऐसा दिखने में होता है फर्स्ट वाला। हाँ याद रखना, ऐसा यूनिट ओहम ऐसा लिखेंगे। इसका उल्टा मोह होता है, मोह, लेकिन ठीक है, ओहम अपना काम काफी है। अब इसी चीज को मैंने रेजिस्टिविटी को और अच्छे से डिफाइन किया, यहां पर अच्छे अच्छे शब्दों में लिखा है। रेजिस्टिविटी वाले पार्ट को ध्यान से समझना, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को मैंने लिखा है यहां पर रो कैसे लिखेंगे? सॉरी 1 मिनट, रुकना, ये वाले लार्ज पेन को मैंने ब्लैक कर दिया, अब अच्छा लगेगा। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला मैंने लिखा था यहां पर M डिनोमिनेटर में। अब भी देखो यहां पर, देखो M NE स्क्वायर टाउ, NE स्क्वायर
टाउ, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला था, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे चीज डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे चीज डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी एक्चुअल में होती क्या है, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिसिटी पास ना होने में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास होने में एक रेजिस्ट करती है, रेजिस्ट, इसलिए रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस वर्ड यूज में होता है। तो रेजिस्टिविटी इज द अपोजिशन ऑफर्ड, अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ मटेरियल, मटेरियल की वजह से अपोजिशन फील हो रहा है, किसको, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, यानी इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। मोर रेजिस्टिविटी, करंट फ्लोज विथ मोर डिफिकल्टी, जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना कम करंट मिलेगा आपको, कम मतलब उतना डिफिकल्टी होगी करंट को पास होने में। तो याद रखना ये चीज कि रेजिस्टिविटी जितना ज्यादा होगी उतना उसको पास होने में, उतना उसको करंट को पास होने में दिक्कत, दुविधा, समस्या आएगी। ओके, अब कंडक्टिविटी क्या है, उसका उल्टा, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, खत्म। 1/ρ को ऐसा भी लिख सकते हो, देखो रो की वैल्यू वहां से क्या आई थी, m, तो ये उल्टा हो जाएगा, m डिनोमिनेटर में, ऊपर आ जाएगा ne² टाउ, ne² टाउ। तो सिग्मा इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी की इक्वेशन बनेगी ne² टाउ इंटू करके नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर में आ जाएगा m। कंडक्टिविटी इसका उल्टा 1/ρ यानी कंडक्टिविटी, 1/ρ यानी सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। तो कितनी अच्छी तरीके से मटेरियल कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, उसी को हम कंडक्टिविटी बोलते हैं, बस दैट्स इट, सिंपल। जितनी अच्छी कंडक्टिविटी उतनी अच्छी तरीके से करंट फ्लो करेगा। ओके सर, याद रखना बेटा ये किस पे डिपेंड करता है, तो सर कौन से मटेरियल का बना हुआ है, जैसे Cu, सिल्वर, कॉपर, कार्बन, तो उस पे डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है, अच्छी खासी, ऑब्वियसली बेटा मेटल्स की कंडक्टिविटी अच्छी खासी होती है, फिर सेमीकंडक्टर, फिर इंसुलेटर। और किस चीज पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे चीज डिपेंड करती है। जितना ज्यादा टेम्परेचर, ये बताऊंगा टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, नेक्स्ट क्लास में कवर होगा, नेक्स्ट क्लास में डिटेल के साथ ये कवर होगा, नेक्स्ट क्लास में ये अच्छी तरीके से कवर होगा, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर विल चेंज रो और सिग्मा, ये दोनों की वैल्यू को चेंज करता है। ओके, और थोड़ी सी डिटेल दे रखी है कि हाई रेजिस्टिविटी तो लो कंडक्टिविटी होती है, और लो रेजिस्टिविटी तो हाई कंडक्टिविटी, मतलब सीधी सी बात है बेटा, रेसिप्रोकल एक दूसरे का। सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ है, तो रेसिप्रोकल है, तो यही चीज होगी ना, वो तो समझ में आ ही रहा है। ओके, किसके लिए रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होगी बेटा, रेजिस्ट कौन सबसे ज्यादा करेगा, ये अलॉयस की बात हो रही है, लेकिन ऐसे समझ लेना इंसुलेटर, यहां पर लिखना हो तो इंसुलेटर लिख देना, इंसुलेटर सबसे ज्यादा बेटा रेजिस्ट करेगा। ओके सर, फिर सेमीकंडक्टर, उसके बाद कंडक्टर। तो कंडक्टिविटी इसकी अच्छी खासी होती है, किसकी, कंडक्टर की। ओके, सेमीकंडक्टर हमेशा बीच का स्टेट रहता है, ये कुछ मैंने बात यहां पर बता दी। रबर, मतलब रबर एक इंसुलेटर का पार्ट हो जाएगा, वो एक मटेरियल के फॉर्म में मैंने आपको बता दिया, ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से इसको अच्छे से देख लीजिए, इसमें कुछ मतलब बड़ी बात नहीं, बस एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया है कि जिससे आपको दिमाग बैठे। बाबा टिल्लू बीटेक फ्रॉम, बाबा टिल्लू दिख रहा है, मतलब इसमें कोई बड़ी बड़ी बात दिख रही है। रूम टेम्परेचर पे सबसे अच्छी कंडक्टिविटी किसकी होगी, वेरी हाई कंडक्टिविटी किसकी होगी, कंडक्टर की होगी, कॉपर की होगी। ओके सर, इजीली करंट फ्लो करेगा। मीडियम में सेमीकंडक्टर आएगा, जो लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, और रबर बेटा वेरी लो कंडक्टिविटी, लो कंडक्टिविटी तो रेजिस्टिविटी हाई होगी। 1/1 वाला खेल है, बस 1/1 वाला खेल है। क्या समझ आ रहा है दोस्त, पक्का? एक बार ध्यान से सोच समझ के मुझे बता, अब तक मैंने जितना पढ़ाया उतना तुम्हारे भेजे में गया कि नहीं गया, उतना तुम्हारे भेजे में गया कि नहीं गया, प्लीज बता दे मेरे दोस्त, प्लीज बता दे। फिर एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? देखो मैंने आपको क्यों बताया ये चीज, ये सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, खास करके याद रखना, मटेरियल और टेम्परेचर पे। जबकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था ना, उसमें ये चीज यूज होती है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन। थोड़ी देर के लिए अब रो को साइड में करके हम L और A की बात समझते हैं कि क्या होता है L और A, L और A क्या होता है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन है, जिसमें रो के बारे में हमने चर्चा की, 1/ρ क्या होता है उसकी चर्चा की, ये सारी चर्चा हमने कर ली कि सर ये नेचर पे डिपेंड करता है। अब याद रखना बेटा कि क्या होता है हमेशा R इज इक्वल टू रो एल अपॉन E का मीनिंग। तो इसका मीनिंग समझने की कोशिश करना, इसका मीनिंग समझने की कोशिश करना। इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे कि ये बेटा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहां से करंट अंदर घुस रहा है,
यहां से करंट अंदर घुस रहा है, ओके, यहां से करंट वापस बाहर निकल रहा है, ओके। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए और पूरी की पूरी लेंथ है एल। तो इसका मीनिंग है कि सर जहां से करंट पास हुआ ना, तो जो आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल रहा है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ए, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ए, हाँ। और जो बेटा लेंथ उसने कवर्ड की है, जो पाथ उसने कवर्ड किया है, वो लेंथ होती है एल। तो इसका मीनिंग समझना रो एल अपॉन ए का, ये खास बात है। रेजिस्टिविटी तो एक कांस्टेंट, ऐसा समझ लीजिए मटेरियल की प्रॉपर्टी है बेटा, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वो टेम्परेचर वाली इफेक्ट अगले शीट में समझने वाले। लेकिन यहां पर समझने वाली बात ये कि करंट जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, जितनी लेंथ कवर कर रहा है, वो एल में यूज किया जाएगा, जिससे परपेंडिकुलर, मतलब करंट जो ऐसे सट करके गया तो उससे परपेंडिकुलर वाला एरिया कंसिडर किया जाएगा। ये दिमाग में रखना, ठीक है, ओके। इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता हूं तुम्हें, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता हूं तुम्हें। लो बेटा, पहला केस है हमारे पास, 3 अलग अलग क्यूब है बेटा। पहले केस में करंट यहां से घुसा, पहले केस में करंट यहां से घुसा और यहां से बाहर निकला, यहां से घुसा और यहां से बाहर निकला। दूसरे केस में करंट ऊपर से घुसा और नीचे से बाहर निकला। तीसरे केस में से पीछे से आया बेटा, करंट भी पीछे से आने लगा है रो की तरह और ऐसे निकला, ओके। हर एक के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है, हर एक के लिए यहां पर इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये डिस्टेंस है 3 है, ये डिस्टेंस है 2 है और ये हाइट है a। सेम यहां पर ये हाइट है बेटा a, ये डिस्टेंस है 2 है और ये साइड है बेटा 3 है। सेम बात यहां पर भी, ये a, ये 2 है और ये 3 है। तीनों केस के लिए मतलब आप बारी बारी करके एक नंबर में R1 ऐसा लिख सकते हो, दूसरे नंबर में R2 ऐसा लिख सकते हो, तीसरे नंबर में R3 ऐसा लिख सकते हो। करो एक बार अपनी कोशिश, अपना दम निकालो, फिर मुझे बताओ। गंगा के किनारे ठके, देखो फॉर्मूला तो वही है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, लेकिन यूज कैसे करना है वो आना चाहिए, यूज कैसे करना है वो आना चाहिए। तो रेजिस्टिविटी बेटा इसमें रो ही है, R1 रो। लेंथ कौन सी कंसीडर की जाएगी, तो देखो ये परपेंडिकुलर जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना बेटा, जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है वो वाली लेंथ पर कंसीडर की जाएगी, तो ये 3a कंसीडर की जाएगी। तो ये 3a एरिया क्या हो जाएगा, ध्यान से देख के बता। तो इसके अलावा जो भी साइड बच रही है, इसके अलावा जो भी साइड बच रही है, ये रही, ये वाली साइड कंसीडर की जाएगी, ये वाली साइड कंसीडर की जाएगी। होगा कि नहीं होगा, ये वाली साइड कंसीडर की जाएगी, ये ठीक है। तो इसलिए a इंटू करके 2a लिखेंगे, a इंटू करके 2a लिखेंगे, a इंटू 2a लिखेंगे, ओके ओके, ठीक है ठीक है। सेम बात यहां पर R2 बेटा, रो L कौन सी वाली, ये L जो नीचे जा रही है, नीचे जा रही है वो कौन सा डिस्टेंस है, a डिस्टेंस, तो L की जगह पे a आ जाएगा। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया जो ग्रीन वाला दिख रहा है वही तो है इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया, वही तो है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये पूरी की पूरी लेंथ बेटा इसकी हो जाएगी 3a, ये साइड लेंथ बेटा 3a और ये साइड लेंथ बेटा a है, सॉरी 2a है, तो 2a इंटू 3a, 2a इंटू 3a, देख लो ध्यान से। R2 सेम बात, R3 रो L पीछे से आ रहा है और इस हिसाब से निकल रहा है, इस हिसाब से निकल रहा है बेटा, तो ये 2a के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, तो L की जगह पे 2a आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, देखो इसके अलावा ये जो एरिया दिख रहा है ना बेटा, ये 3a लेंथ, ये यहां से लेके 3a लेंथ, और ये साइड लेंथ हमें पता है कि सर ये है a, तो a इंटू 3a, आया समझ में, क्या तीनों के समझ में है। काकू बेटा क्लास में हो या चले गए, काकू या कोको, सॉरी कोको बेटा क्लास में हो या चले गए हो, कोको डियर कोको,
वेर आर यू कोको? कोको 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 बेटा, वेर आर यू? तीनों के तीनों केस समझ में आया क्या तुम्हें? चलो ठीक है। कोको, वो कोको, आई डोंट नो। समझ आ रहा है ना दोस्त? इसमें बात है, तुम्हें पता चल रही ना कैसे यूज किया है मैंने ये सारी चीजें? ऐसा नहीं ना डिफिकल्ट लग रहा है? नहीं, रोयल अपन ए का ही यूज किया है, रोयल अपन ए का ही यूज किया है मैंने। ओके चलो आ जाओ, एक और नया डेरिवेशन करवाता हूं जो इसी साल पूछा गया था। 2025 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया, और शायद मुझे लगता था तो 2026 के पेपर में भी ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो एक मोस्ट आईएमपी डेरिवेशन अगेन है बेटा, मोस्ट आईएमपी डेरिवेशन अगेन है बेटा। अब मैं चाहूं तो इसको 2-3 तरीके से सोल्व करवा सकता हूं, डेरिवेशन ही है, लेकिन हम इसका वेक्टर फॉर्म सोल्व करने जा रहे हैं। अब तक आपने ओहम का स्केलर फॉर्म पढ़ा है, V इक्वल टू आर बहुत पुराना हो चुका है मेरे दोस्त, मैं सही में पूछ रहा हूं। V इक्वल टू आर क्लास 10th में पूछा जाता था, यहां पर ओहम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में V इक्वल टू आर वाली बात नहीं पूछी जाती, और नेक्स्ट लेवल की बात पूछी जाती है। ठीक है, तो क्या हम आगे बढ़े? एक बार मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, कोई बात हो तो मुझे बता दो, उसके बाद मैं एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करवाता हूं। कोई बात हो तो मुझे बता दो, उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करवाता हूं दोस्त। मैं तुम्हें बता रहा हूं क्या, ये और भी एक अच्छा, प्यारा और शानदार वाला डेरिवेशन है। एनीवन अपीयर फॉर एनडीए, ठीक है, और कुछ? नहीं, कुछ सुनना हो मुझसे, कुछ क्वेश्चन पूछना हो, चलो मैं बीच में थोड़े डाउट ले लेता हूं, मतलब ऐसा ना लगे कि मोनोटोनस हो गया। बीच में कुछ क्वेश्चन हो आपके तो मुझे बता दो, फिर मैं इस चीज़ पे आता हूँ। डाउट वाली स्लाइड ही नहीं है क्या इसमें? नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, पूछ लो। यहाँ तक के कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, यहाँ तक के कोई भी डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिए, मैं यही हूँ, आपको बताते चल रहा हूँ। फटाक से पूछो, फटाक से पूछो। छुट्टी 6:20 को छुट्टी हो जाएगी। गाना सुना दो। पुलिस की वर्दी शेर कदम, नाम है उसका लिटिल सिंघम, लिटिल सिंघम। ले बेटा, गाना सुन लिया मुझसे, और बताओ, जो कर सकता हूं वो बताओ यार। गाना कितने बच्चे पीसीएम वाले हैं और कितने बच्चे पीसीबी वाले हैं? एक बार वोट करना। एम वाले हो सिर्फ एम लिखो, और बायोलॉजी वाले हो सिर्फ बी लिखो। पुलिस की वर्दी शेर कदम, नाम है उसका लिटिल सिंघम, लिटिल सिंघम। कोई स्टोरी सुननी हो तो बता दो। समर वेकेशन, समर वेकेशन अभी नहीं दोस्त, समर वेकेशन होगा आपका अगले मंथ। एम 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 बी 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 बी। अरे भाई साहब, वाह वाह। एक बात बताओ, तुम सबने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया कि नहीं किया है? एक बात बताओ, तुमने सबने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया कि नहीं किया है? वहां पर मैंने कैपेसिटर की एक स्टोरी आज बताई है, एक कैपेसिटर की स्टोरी बताई है, कैपेसिटर और बैटरी के बीच का प्यार बताया है। मतलब फॉलो किया होगा तो वो अपडेट मिल गई होगी तुम्हें। एक रिश्ता, एक नहीं होता है, दिखाता हूँ तुम्हें, रुको, एक अच्छी स्टोरी है। रुकना, इधर ही रुकना, बताता हूँ, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। किसी को बताना नहीं, देखो ये अपने बीच की बात रहेगी, किसी को दिखाना नहीं।
किसी को दिखाना नहीं है, दिख रहा है ये? सर ये बैटरी क्यों निकाल रहे हो? बैटरी तुम हो ना। सर ये बैटरी क्यों निकाल रहे हो? बैटरी तुम हो ना तो सब कुछ फुल लगता है, तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल खाली हो जाता हूँ। पागल, मैं हूँ ना, मैं हमेशा तुम्हें एनर्जी देती रहूंगी। मैं सिर्फ तुम पर डिपेंड हो गया हूँ, तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल नहीं रह सकता। भाई रजिस्टर, तुमने मेरी बैटरी को कहीं देखा क्या? काफी देर से मिल नहीं रही। नहीं भाई, मैं तो यही करंट कंट्रोल कर रहा था, मैंने उसे नहीं देखा। सच बोलूं मोस्फेट, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। फिर उस कैपेसिटर के साथ क्या चल रहा है? वो बस एक दिखावा है, उससे चार्ज करती हूँ, पर फील तुम्हारे लिए ही। टूट जाए दिल तो दुख होता है। टूट जाए दिल तो दुख होता है। हाँ यार, क्या स्टोरी बनाते हैं ये भी, क्या स्टोरी बनाते हैं यहाँ पर भी। हाँ, क्या स्टोरी बनाते हैं यहाँ पर भी, क्या स्टोरी बनाते हैं। मैं भी सीख लिया हूँ इंस्टा चलाना, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ही आता है? धोखेबाज निकली है बैटरी, धोखेबाज निकली है बैटरी जो कब से रेजिस्टेंस को करंट दिए जा रही है। धोखेबाज 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 है ये धोखेबाज ये बैटरी, धोखेबाज निकली है बैटरी बेटा, धोखेबाज है, धोखेबाज। तो ये बैटरी वाली बात से याद आ गया, पिछले वाले कैपेसिटर को इसने धोखा दे दिया बेटा, धोखा। ये बैटरी को तो मैं बेटा वो टूट जाएगा ना तो सैलरी चली जाएगी। वैसे भी अभी स्थिति सही नहीं है। तो ये धोखेबाज निकली, यहां पर लिख देता हूं इसका धोखेबाज, धोखेबाज। अब जिसकी ने वो रील देखी होगी उसको याद आ जाएगा धोखेबाज है बैटरी, धोखेबाज है ये बैटरी। चलो ठीक है, हम देखो वेक्टर फॉर्म की बात करने जा रहे थे। इस वजह से मैं तुम्हें माइंड फ्रेश करवा रहा हूं, और क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत IMP है। CBSE ने 2024 में पूछा है, 2025 में पूछा है बेटा, तो उनके अब ऐसा नहीं 2026 में नहीं पूछा और कंटिन्यूसली पूछता है। लेकिन ये एक ऐसा कंसेप्ट है कि हर अगर 5 पेपर सेट है तो 5 पेपर सेट में से किसी एक पेपर सेट में एक क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा। अभी भले ही 2026 चल रहा है, मैं अगर तुम्हें 2027 की बात पूछूं तो 2027 के लिए बताऊं तो 2027 में एक क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा, वेक्टर फॉर्म से रिलेटेबल आएगा ही आएगा, ये तय रहता है। 5 पेपर सेट होते हैं, 3 पेपर सेट होते हैं, उसमें से किसी ना किसी एक पेपर सेट में ये फंस ही जाता है दोस्त, फंस ही जाता है। अब वो डिपेंड करेगा कि तुम्हारे पास वो वाला पेपर सेट आता है कि नहीं आता है, लेकिन ये गारंटीड है 2027 में एक क्वेश्चन आएगा वेक्टर फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ से। कैसे वेक्टर फॉर्म को डिफाइन करते हैं देखना, बहुत सिंपल तरीका, जो हमने फॉर्मूला पहले लिखा था ना वही सेम टू सेम, I इज इक्वल टू NEAVD, वही सेम फॉर्मूला जो ओहम्स लॉ के लिए प्रूव किया था उसी हिसाब से मैं करवाता हूं। ठीक है, देखो एरिया को मैं डिनोमिनेटर में ले लेता हूं, I इज इक्वल टू I डिवाइड बाई A ले लेता हूं, और ये NEVD। ठीक है, तो एक तरह से I बाई A को करंट डेंसिटी बोलते हैं J, तो J इज इक्वल टू NE और ये VD आ जाएगा, NEVD आ जाएगा। पक्का? ठीक है सर, NEVD। अब क्या है ध्यान से देखना, NEVD क्या आपको याद है अभी भी कि VD इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा था सर? VD इज इक्वल टू आपने लिखा था EE बाई M इंटू करके टाउ। ठीक है, लिख देता हूं यहां पर, लिख देता हूं यहां पर VD वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो E भी वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, तो J इज इक्वल टू NE, VD की वैल्यू लिख रहा हूं तो ये आ जाएगा EE बाई M इंटू करके टाउ। घबराने की कोई बात नहीं है यहां पर। J इज इक्वल टू NE स्क्वेयर NE स्क्वेयर डिवाइड बाई M इंटू करके टाउ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज। एक बात सोच समझ के मुझे बताओ, ये फॉर्मूला किसका है? NE स्क्वेयर टाउ डिवाइड बाई M, ये फॉर्मूला किसका है? रेजिस्टिविटी का या कंडक्टिविटी का? एक बार सोच समझ के याद करके मुझे बताओ ये फॉर्मूला किसका है? रेजिस्टिविटी का या कंडक्टिविटी का? रेजिस्टिविटी का या कंडक्टिविटी का? टूट जाए ये दिल तो दुख होता है। ठीक है, फिर क्या? फिर कुछ नहीं, जुड़ जाता है दिल कहीं और से। कोको क्या आप क्लास में हो? कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी बहुत बढ़िया, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है। सो J इज इक्वल टू
J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू करके इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसको ओहम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी कहते हैं। हाँ, एक और दूसरा फॉर्म भी लिख सकते हैं इसमें, मतलब कभी कभी किताबों में ना ये भी ओहम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। जैसे कि क्या कर दिया बेटा, सेम टू सेम, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई है। अब सिग्मा की जगह उन्होंने लिख दिया 1/ρ और ये J इंटू करके ई, तो क्या करेंगे, रो को उस तरफ लेके जाएंगे, तो रो इंटू J और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कभी कभी ऐसा पे लिख देते कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो इंटू करके J। तो ये भी एक ओहम्स लॉ का ही पार्ट है, लेकिन मैं ज़्यादा प्रीफर किसको करता हूँ, इस वाले को। ये एक्सप्रेशन ज़्यादा फेमस है, ये एक्सप्रेशन ज़्यादा फेमस है ओहम्स लॉ के लिए। कभी कभी वो भी किताबों में कहीं कहीं दिख जाता है, लेकिन ज़्यादा फेमस ये है, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, कहीं पर लिखने की जरूरत तो बता देता हूँ। सिग्मा कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, चलो कंडक्टिविटी समझ गए होंगे। और रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। वन अपन सिग्मा के इक्वल होती है रो, ठीक है। आया क्या समझ में, आया क्या समझ, मतलब ये डेरिवेशन सीधा कर सकते हो। अब घर जाके अगर तुम किताब बंद करके बिना नोट्स देखे अगर मैं तुम्हें पूछूं, अगर मैं तुम्हें कहूं कि आज की क्लास के नोट्स तुम्हें नहीं देखने और ये 2 डेरिवेशन ऐसे ही खुद से करने हैं, तो तुम कर पाओगे? उतने लेवल पे क्लास में तुम्हें समझना होता है, ठीक है, कि बिना देखे तुम ये डेरिवेशन खुद से कर सको। बोल बेटा स्वाहा समझ में आया तो? हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। अरे 1/ρ यानी कंडक्टिविटी सिग्मा, 1/σ इज इक्वल टू कंडक्टिविटी रो, ये वाइस वर्सा चलता है। भैया प्यार मोहब्बत की बातें क्यों नहीं करते बेटा, हो ही नहीं पाती है, हो ही नहीं पाती है। सीरियस मोमेंट पे भी प्यार वाली मोहब्बत, मतलब प्यार मोहब्बत की बातों पे भी मोटिवेशन वाली बात आ जाती है, तो क्या करूं मैं। देखो 2024 में पूछा गया था एक क्वेश्चन, 2024 में पूछा गया था क्वेश्चन, सिंपल तरीके से नहीं पूछा था, क्वेश्चन पूछने का तरीका समझना यहाँ पर क्या है कि डिफाइन करंट डेंसिटी J डिफाइन करनी थी। J इज इक्वल टू क्या होता है सर, करंट डेंसिटी I बाई एरिया। लेक्चर नंबर 1 में डिफाइन किया था, लेक्चर नंबर 1 में ये चीज डिफाइन की थी। इट इज अ स्केलर और वेक्टर, ये स्केलर है या वेक्टर है वो भी बताइए। अन इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से क्वेश्चन शुरू होता है, ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन शुरू होता है कि अन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज मेंटेन्ड अ मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड E है वो मेंटेन कर रहे हैं, एन यहां पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जिसका मास m है, चार्ज E है, पर यूनिट वॉल्यूम है, ये सारी की सारी चीजें ऑन कंडक्टर एंड इट्स रिलैक्सेशन, यहां पर बीच में स्पेस आएगा, ठीक है, टाइम t है, रिलैक्सेशन टाइम बेटा कुछ दे रखा है, टाउ दे रखा है, तो शो दैट द करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। अल्फा है वो सिग्मा के फॉर्म में दे रखा है, ये सिग्मा ही है एक तरह से, ठीक है, एक तरह से वो सिग्मा ही है। तो ये 2024 में पूछा गया, कितना लंबा फॉर्म दे रखा था इसका, लेकिन तुम समझ पा रहे हो, है क्वेश्चन वही जो हमने डेरिवेशन किया है। तो कभी आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज होता है, लेकिन डेरिवेशन वही का वही है। डेरिवेशन वही समझ पा रहे हो इस चीजों को? एक कंसेप्ट पढ़ा दूं बस, ये क्लास का नहीं है, मतलब यहां पर बोर्ड्स वाले बच्चे जा सकते हो, ये ओनली फॉर CUET है, जो बच्चे CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हीं के लिए है ये, ओनली फॉर CUET, ओनली फॉर CUET, नॉट फॉर बोर्ड्स, नॉट फॉर बोर्ड्स। क्या पढ़ा दूं ये कंसेप्ट? अगर आप बोलो हाँ तो मैं पढ़ा देता हूं, अगर आप बोलो नहीं सर इसको अलग से कभी पढ़ा देना तो मैं अलग से पढ़ा दूंगा। बताओ पढ़ा दूं, मतलब अच्छी चीज ये, और बस 5 से 10 मिनट का काम है, मजा आ जाएगा, वैसा कंसेप्ट है। पहले सिलेबस में हुआ करता था, अब सिलेबस में से हटा दिया गया, अब सिलेबस में से हटा दिया गया है।
जिसको जाना है वो जा सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, यू कैन लीव। अगर आपको लग रहा है कि सर मेरा क्लास मतलब इसमें मेरा कोई काम नहीं है, मेरी ज़रूरत नहीं है, तो आप जा सकते हो क्लास में। मतलब 10-15 मिनट का खेल, अगर पढ़ो तो बहुत बढ़िया है, नहीं पढ़ो तब भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मतलब मैं तो इसमें कोई मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बी रोई, ठीक है, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। पहले एक बार लिख लेता हूं, फिर अच्छे से बात समझना। ग्रेट ब्रिटेन, यही था शायद ब्रिटेन का स्पेलिंग। ब्रिटेन हैड गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, हाँ वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। किसी के वाइफ के ऊपर कमेंट देना कानूनी जुर्म होता है, लेकिन यहाँ पर रवि सर कर रहे हैं। तुम्हारे लिए बेटा कानूनी जुर्म भी मैं करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। होता ये था कि कार्बन, भाई छोटे छोटे, अब इसका रेजिस्टेंस कितना है, देखो इतना है, 26 × 10⁸, मतलब ये इसमें भी प्लस और माइनस की कुछ एरर है। तो हमेशा ऐसे रेजिस्टेंस को शब्दों में लिखना या अंक में लिखना मुश्किल रहता है। तो क्या किया गया, एक कंसेप्ट इजाद किया गया, एक मेथड इजाद की गई। उस मेथड को कहते हैं कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स, इसमें क्या करते हैं कि एक जो कार्बन होता है ना, कार्बन कलर, कार्बन रजिस्टर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कार्बन रजिस्टर। ये इस टाइप के रजिस्टर को कार्बन रजिस्टर कहते हैं। अब ये कार्बन रजिस्टर को ऐसे 4 पट्टों में डिवाइड कर दे। उसके ऊपर पहला एक पट्टा श्रृंगार करेंगे, जैसे लड़कियां मेकअप करती तो पहले कौन सा होता है, वो फाउंडेशन, पहले बेसमेंट, फिर फाउंडेशन, फिर उसके ऊपर मस्कारा, लरकारा, मतलब जो भी चीजें हैं बेटा, तो वो लेयर बाय लेयर चलती है। वैसे ही यहाँ पर एक पहले एक पट्टा आएगा, वो कुछ हमें सजेस्ट करेगा, दूसरा पट्टा आएगा, दूसरा बैंड आएगा, वो कुछ सजेस्ट करेगा, तीसरा बैंड आएगा और लास्ट में फोर्थ बैंड आएगा। यहां पर हर एक बैंड कुछ ना कुछ सजेस्ट करता है। देखना, तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड बैंड की बात करते हैं। फर्स्ट और सेकंड बैंड हमें क्या बताता है, कोई एक संख्या के बारे में बताया है। जो कि फर्स्ट बैंड है ये रेड कलर, एग्जाम्पल के रूप में रेड कलर कितना सजेस्ट कर रहा है, हमें रेड कलर 2 को सजेस्ट कर रहा है, रेड कलर 2 सजेस्ट कर रहा है, तो रेड कलर की जगह पे हम 2 लिख लिया, ठीक है। पर ये दूसरा वाला ब्लू है, ब्लू कलर हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, यहां से देखो ब्लू कलर क्या सजेस्ट कर रहा है, ब्लू कलर 6 नंबर को सजेस्ट कर रहा है, तो ये 2 6, ओके। तो पहले दोनों वाले नंबर है वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं, पहले दोनों वाले नंबर है इंडिकेट्स द फर्स्ट 2 डिजिट, फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, पहले 2 डिजिट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ओके। थर्ड बैंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, डेसिमल मल्टीप्लायर रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि यहां पर है सिल्वर, तो सिल्वर देखो, थर्ड बैंड है बेटा सिल्वर, सिल्वर क्या रहा, ये रहा सिल्वर, यानी 10⁻⁻2 मल्टीप्लायर में 10⁻², तो सिल्वर की वजह से आ जाएगा 26 10⁻², 10⁻², ओके सर, ये थर्ड बैंड भी हो गया। फोर्थ बैंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैंड्स फॉर टॉलरेंस और पॉसिबल वेरिएशन इन परसेंटेज, मतलब ये एक तरह से ना एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फोर्थ बैंड बेटा गोल्ड कलर की लिख रही है मुझे, गोल्ड कलर की, ज्यादातर फोर्थ बैंड है ना बेटा वो गोल्ड की होगी, सिल्वर की होगी, या कोई कलर नहीं होगा। फोर्थ बैंड ज्यादातर बेटा फोर्थ बैंड है वो इसी की होगी। तो गोल्ड कलर दिख रहा है, गोल्ड में लास्ट वाला टॉलरेंस समझो +or -5, +or -5%, बस यही है लिखने का तरीका, यही है 26 × 10⁻², 10⁻² +or -5, देख लीजिए ये यहाँ 8 कैसे आया भाई, मैंने कलर पसंद करने में कोई गलती की, सिल्वर ग्रे था शायद, हाँ ग्रे है, सॉरी सिल्वर नहीं है बेटा वो ग्रे है, इसलिए +8 पावर आया। अब तुम्हारे मास्टर जी को कलर ब्लाइंडनेस लग रही है, क्या कलर ब्लाइंडनेस ही बोलते हैं इसको, +or -5%, इसलिए 10⁸ है। अरे यार बाद में बुला लेना यार, तुम्हारे पास पूरा जीवन पड़ा हुआ है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के लिए, शादी करने के लिए, ब्याह करने के लिए, इतनी क्या जल्दी पड़ी है तुम्हें। पहले अच्छे से उग तो लो, अपने पाँव गड़ा तो लो जमीन पे, पहले भगवान ने तुम्हें अवतार दिया है तो तुम जस्टिफाई तो करो उनके लिए कि हाँ भगवान तुमने अच्छा फैसला लिया था मुझे इंसान बना के, कहीं सुअर कुत्ता बिल्ली बना दिया होता तो गटर में पड़े होते अभी। तो पहले भगवान को तो कॉन्फिडेंस में लाओ कि भगवान अच्छा काम किया है आपने मुझे आदमी इंसान लड़का लड़की बना के। अभी कहाँ तुम लगे हुए हो इन सब छोटी छोटी बातों में बेटा। ए जानवी, क्या जानवी बेटा, वो जानवी तेरी जान निकाल देगी,
समझ जा यार, मेरे लाला समझ जा। मत कर मत कर मत कर मत कर। कोई नहीं आएगा तुझसे मिलने, कोई नहीं आएगा बेटा। यहां से ज्यादा इंस्टाग्राम पे चैट होगी, इंस्टाग्राम पे चैट होगी तो तुम्हें बोलेंगे एक बार रिचार्ज कर दे, एक आइसक्रीम का डब्बा घर पे भिजवा दे, ये चीज मुझे पसंद है वो दिलवा दे। ऐसे ऐसे करके थोड़ा बहुत पैसे को लूट लेंगे सामने, मतलब हो सकता है लड़का लूट ले या लड़की लूट ले, लेकिन वो छोटी छोटी चीजें होगी और उसमें बदनाम हो जाओगे दोस्त। तुम पैसे से कंगाल हो जाओगे, इमोशनली डैमेज हो जाओगे। हाँ, वैसा कुछ होगा नहीं जितना तुम सोच रहे हो। मत करो यार, मत करो बेटा, मत करो ये चीजें। हाँ, करना उम्र आए तब करना, कुछ अच्छा बन के करना। जैसे बोर्ड्स में बहुत अच्छा परसेंटेज आ जाए उसके बाद तुम कर, जो मजा है वो कर। नीट का पेपर निकाल दिया, हालांकि नीट तो खुद ही अपना पेपर नहीं निकाल पा रहा अच्छे से, लेकिन फिर भी हाँ, तो जब चीज़ें लगे अच्छे तब कर लेना। अभी मत निब्बा निब्बी बनो दोस्त, अभी समय ही नहीं है वो निब्बा निब्बी बनने का। अभी तुम्हारे मास्टर जी इस लाइन पे नहीं चल पा रहे और तुम चल रहे हो है सर हम बनाएंगे, हम आपसे किसी वे में तो पहले रहेंगे। मत कर यार, मत कर। हमारी कॉलेज की बात बताता हूं। अब मैं जब बीटेक कर रहा था, मेरा दोस्त गोलू बेचारा वैसे लड़कियों से बहुत दूर रहता है, लेकिन एक बार भाई को केस हुआ कि एक क्रश बन गई उसकी कि यार ये कॉलेज में, सामने वाले कॉलेज में लड़के ना, उससे मैं बात करूंगा। बेचारे ने बहुत मुश्किल से नंबर लिया, उसके आगे पीछे भटकता रहा, उससे दोस्त से बात की, ये वो वगैरह करके उसने नंबर निकाले। अब वैसे ही गोलू को जैसे प्यार आया था, वैसे ही मेरे और 2 दोस्त थे, उनको भी प्यार आया था, उसके ऊपर क्रश आया था, तो उसने भी नंबर निकाले। किसी तरीके से उन्होंने भी कॉन्टेक्ट किया। अब सामने वाली बेटा वो तीनों से बात कर रही है, उसने टाइम दे रखा है कि 8 से 8:30 बजे तक इससे बात करूंगी, 8:30 से 9 बजे तक गोलू से बात करूंगी, 9 बजे से 9:30 बजे तक इससे बात करूंगी। वो 3 स्लॉट में इन तीनों के साथ खेल रही है और ये तीनों अलग अलग रूम में बैठ के हे रुचा। अरे भाई छोड़ उस रुचा को, तुम्हें क्या पता है। मतलब ये कोई एक जेंडर की बात नहीं है, लेकिन सामने वाले में भी ऐसा हो सकता है। बस एक एग्जाम्पल है, किसी एक की बात नहीं हो रही है दोस्त। लेकिन मत करो, अभी मत करो, अभी तो मत करो। मानता हूं तुम्हारे अंदर के हार्मोन्स बहुत बेकाबू हो रहे हैं बेटा, लेकिन अच्छी जगह उसको डेवलप भी, उसको शिफ्ट भी किया जा सकता है। हाँ, लगता है तुम्हारा अलग से एक सेशन लेना पड़ेगा इस बारे में। ये क्लास में मजा नहीं आएगा, तुम्हें अलग से एक ऐसा सेशन की जिसकी रिकॉर्डिंग कभी ना मिले, वैसा एक सेशन रखना होगा पक्का। ऐसा एक सेशन प्लान करते हैं और उस सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, वो सेशन ऐसे ही होगा लाइव। जिसने अटेंड कर लिया उन सबको मजा आ गया, उसके बाद कोई नहीं, वो ज्ञान एक बार ही मिलेगा। प्लान करता हूं मैं, ऐसा भी एक सेशन प्लान करता हूं। मैं क्या बता रहा था, बीबी रोई के वाइफ के बारे में बता। अब मैं कौन होता हूं बीबी रोई की वाइफ के बारे में बताने वाला, लेकिन तुम्हारे लिए बताना पड़ रहा है। वो भी क्या बोल रहा है, बीबी रॉय ऑफ अ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ। पहले खुश हो गया होगा, बीबी रॉय, बोला है सर, बोला ऑफ अ ग्रेट ब्रिटेन, अच्छे ब्रिटेन का है, खुश हो गया, बोला हैड अ गुड वाइफ, हैड अ वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, बीबी रॉय। तो पहले सुनना, बहुत सिंपल है। बीबी रॉय ये सीयूटी का कंसेप्ट है। बीबी पहले बोर्ड्स में हुआ करता था, इसलिए याद है। बी मतलब पहला बी ब्लैक, दूसरा बी ब्राउन, रोय में पहला आर रेड, दूसरा ओ ऑरेंज, ठीक है, वाई यानी येलो, ओके सर। ऑफ को हटा दीजिए, इसका कोई मीनिंग नहीं है। फिर ग्रेट ब्रिटेन में से ग्रेट का एक ले लीजिए, ग्रेट का ग्रीन आ जाएगा, इसका आ जाएगा ग्रेट का, इसका है कुछ, 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 ग्रेट का है। और फिर यहां पर ब्रिटेन का क्या आ जाएगा बेटा, ब्लू आ जाएगा अगेन। अब देखो हेड का कुछ नहीं है, वापस हेड का कुछ नहीं है, सीधा यहां से वेरी, तो वेरी का वायोलेट। फिर यहां पर गुड का बेटा ग्रे, और लास्ट में है वाइफ का व्हाइट ले लीजिए बेटा, सुंदर वाइफ थी व्हाइट कलर की, ठीक है, तो व्हाइट ले लिया। अब कैसे याद रखते हैं, ब्लैक में नंबरिंग करते जाना है, 0 10 की पावर 0, यहां पर लिखेंगे 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 मतलब 1, ठीक है। ब्राउन तो 1 10 की पावर 1, रेड तो 2 की पावर 2, मतलब 0 से शुरुआत करेंगे 9 तक जाएंगे। 3 तो सामने 10 की पावर 3, येलो 4 मतलब 10 की पावर 4, 5 10 की पावर 5, 6 10 की पावर 6, 7
10 की पावर 7, ऐसे करके 9 तक जाएंगे। हाँ, गोल्ड का अलग से याद रख लेना, मिडिल टर्म में आएगा। गोल्ड ज्यादातर है ना वो थर्ड बैंड में ही आएगा, 10 टू पावर -1, 10 टू पावर -1। सिल्वर 10 टू पावर -2, सिल्वर 10 टू पावर -2। और नो कलर वाला है वो ज्यादातर परसेंटेज में ही आता है, ज्यादातर परसेंटेज में ही आता है, 5, 10 और 20%, 5, 10 और 20%। ठीक है, बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ही थी। अब मैं सीधा क्वेश्चन पे आ जाता हूं। एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा। देखना, एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे करवाऊंगा। देखना, ये बैंड है, ये देखना कार्बन बैंड है। क्या है? कार्बन बैंड है, SI। क्या है? इसका रेजिस्टेंस आपको निकालना है। सर इसमें पट्टे तो बताइए, बताता हूं। देखो, पहला पट्टा है बेटा वो सेफ्रॉन कलर का है, लेकिन सेफ्रॉन कलर हमें मिलेगा नहीं, इसलिए मैं रेड ले लेता हूं। ये रेड है, ठीक है, ये रेड है। ये पहला पट्टा है बेटा वो रेड का है, ठीक है। इसको रेड को मैं अच्छे से ऐसे करता हूं। अरे यार ऐसा मत कर लाल, ऐसा सीधा ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। समझ रहा है आपको, इसका रेजिस्टेंस मुझे बताना है। पहला पट्टा रेड, रेड यानी कलर यहां से मिल जाएगा, यही शायद रेड है। ये रेड सेफ्रॉन, हालांकि मैं बनाना तो केसरी चाहता था, लेकिन अब रेड है, जो है उससे काम चला लीजिए। दूसरा वाइट, दूसरा पट्टा है बेटा वो वाइट है। नंबर सोचते जाना पीछे वाली स्लाइड से, अभी दिखा के दूंगा। और तीसरा पट्टा है बेटा ये ग्रीन। इन शॉर्ट में बनाना क्या चाहता था? मैं बनाना चाहता था भारत माता की जय, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस हमें बताना है, इसका रेजिस्टेंस हमें बताना है। पहला पट्टा रेड है, दूसरा पट्टा वाइट है, तीसरा पट्टा ग्रीन है। तो बताओ, पहला पट्टा रेड, पहला पट्टा रेड, रेड यानी 2, रेड यानी 2 तो 2 लिखना चाहिए। दूसरा पट्टा वाइट, ओ यार वाइट यानी नो, ठीक है सर, तो नो लिखना चाहिए। ओके 29 हो गया। तीसरा पट्टा कौन सा है? तीसरा पट्टा ग्रीन, ग्रीन मतलब 10 टू मतलब ग्रीन, ऐसे ऐसे बीबी रॉय वाले से एक पूरा का पूरा टेबल बना लेना है, ठीक है। तीसरा पट्टा यानी ग्रीन, ओके सर ग्रीन, ग्रीन यानी 5, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, तो 29 इंटू 10 टू पावर 5, 29 इंटू 10 टू पावर 5। बोलना मत आज के बाद कभी मुझे गाना गाने का, कान फाड़ दूंगा बेटा जियान की तरह। प्लस और माइनस बेटा यहां पर नो कलर है, याद रख, नो कलर, ठीक है बेटा। कोई कलर है ही नहीं, देखो कोई कलर है ही नहीं, कोई कलर नहीं होता है तो प्लस और माइनस 20% लिखते हैं। तो गलती मत करना, प्लस और माइनस 20% लिखेंगे, प्लस और माइनस 20% लिखेंगे। क्या आया है क्वेश्चन समझ में? अरे ये कैसे स्विच हुआ? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नीट में आता है? हाँ नीट में भी आता है, नीट में शायद हट चुका है ये चीज़, नीट और जेई में से शायद ये चीज़ हट गई है। खैर सीयूटी के लिए ही था। बताओ फटाक से, ये आखिरी क्वेश्चन है, सीयूटी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो मोस्टली जो बोर्ड्स के क्वेश्चन होते हैं ना वो सीयूटी में रिपीट होते हैं, और सीयूटी के क्वेश्चन बोर्ड्स में रिपीट होते हैं, लेकिन कोई कोई कंसेप्ट ऐसा है कि जो सीयूटी में है लेकिन बोर्ड्स में नहीं है। तो ये पार्ट ऐसा था कि जो सीयूटी में है बोर्ड्स में नहीं है। अब क्या है यहां पर? द कलर ऑफ अ थर्ड बैंड ऑफ अ कलर कोड कार्बन रजिस्टर ऑफ अ रेजिस्टेंस इज, इतना है, इतना है। तो बताइए वुड बी, मतलब वो कलर कौन सा होगा? द कलर ऑफ अ थर्ड बैंड ऑफ अ कलर कोडेड कार्बन रजिस्टर। तीसरे के लिए हमें कलर बताना है, तीसरे के लिए हमें कलर बताना है। तो पहले तो अच्छे से समझ लीजिए कि रेजिस्टेंस कितना दे रखा है। रेजिस्टेंस दे रखा है 2.3 इंटू 10 टू पावर 2 लीजिए। ये तुम्हारा आंसर क्या आएगा फटाक से बताओ। अब तीसरे के लिए हमें वो नहीं दे रखा है तो हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं, प्लस और माइनस करके कुछ नहीं दे रखा है तो फोर्थ बैंड के बारे में नहीं सोचेंगे।
ना 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 ना। क्या सर बकवास कर रहे हो? तुम भी तो वही कर रहे हो, तुम भी तो वही कर रहे हो। इतना पढ़ाने के बाद भी तुम इसको रेड बोल रहे हो। देखो कौन सा बेड निकाल, कौन सा वो निकालना था, थर्ड निकालना था ना। तुमने क्या देखा, 10⁻², 2 यानी बी रोय, यहां से 0, 1 और 2, 10⁻², देखा तो रोय यानी आर यानी रवि सर नहीं, आर यानी रेड। अरे गधो, जब कभी भी हमने रेजिस्टेंस लिखा है तब हमने हमेशा ऐसे पॉइंट में नहीं लिखा, हमने ऐसा लिखा है 2, 3, तो 10⁻² की बजाय 10⁻1 लिखना होगा। बेटा उनके पास भी तो दिमाग है, उनके पास भी तो दिमाग है, पेपर बनाने के वाले के पास भी तो दिमाग है, वो भी तो कुछ चीजें चेंज करेगा ना, वो भी तो तुझे घुमाने की कोशिश करेगा। वो बात अलग है कि तेरे पास नहीं है वो दिमाग, कि तू भूल जा रहा है कि उनके पास है दिमाग, लेकिन उनके पास भी तो दिमाग है, तो वो ऐसे चेंज कर रहे। देखो ना 23 को 2.3 कर दिया, ये पॉइंट भूल जा रहे हो तुम, 2.3 लिखा है, तो 23 इंटू 10⁻1, ये है बात। अब 1 पावर कब आती थी, 1 पावर ये सही है, ये 10⁻2 से कनेक्ट नहीं करना है, तो ऐसा था ना बी रोय, तो यहां पर 10⁻0 यानी 1, 10⁻1, हाँ सर 10⁻1 यानी 10⁻1 ही होता है, तो 1 1 ये। तो पहला मेरे ख्याल से ब्लैक था और दूसरा ब्राउन था, याद कर लीजिए, पहला ब्लैक था और दूसरा ब्राउन था, यही है अपना टूनपुर का सुपर हीरो। तो लास्ट में आंसर बनेगा ब्राउन। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या कि सर फिजिक्स ऐसा है सलमान खान की तरह दिल में आता है दिमाग में नहीं। आज मैंने बहुत सारी बात बता दी, वैसे क्लास 10 से रिलेट करते करते मैंने शुरुआत क्लास 10 से की थी, फिर मैंने थोड़े से क्लास 10 की जर्नी याद करवा दी, कुछ क्वेश्चन और कुछ छोटे छोटे ग्राफ से क्वेश्चन करवा दिए। उसके बाद मैंने आपको बताया है क्या, उसके बाद मैंने आपको 2 डेरिवेशन करवाए हैं, उसमें से ओहम्स लॉ का प्रॉपर डेरिवेशन था, ओके सर। उसके बाद रेजिस्टेंस कांस्टेंट के बारे में ढेर सारी बात बता दी, इसमें एल कैसे लेते हैं, एरिया कैसे लेते हैं, ये रो रेजिस्टिविटी क्या होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में बारे में मैंने बता दिया बहुत डिटेलिंग के साथ। याद रखना बेटा, तुम बहुत भाग्यशाली बच्चे हो कि तुम प्रारंभ 1.0 में हो, इसलिए क्योंकि तुम्हें बहुत डिटेलिंग के साथ हर एक चीज पढ़ाई जा रही है और बहुत आराम से पढ़ाई जा रही है, तो इसका फायदा उठाना और हर चीज अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। हाँ बढ़िया सर, फिर इसमें समझा हमने कि R = ρl/a का फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे। कुछ छोटे छोटे डाउट्स हो तो पूछ लीजिए, अभी भी पूछ लीजिए, आपके पास समय है। वेक्टर फॉर्म के बारे में बात करती हमने, ये भी बहुत IMP है, मैंने बताया था, बहुत आराम से चीज पढ़ाई है, ओके। फिर क्या है, फिर ये कार्बन कोडिंग वाला पार्ट की जो बेटा है नहीं अपने सिलेबस में, लेकिन CUET के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो वो भी एक कंसेप्ट बता दिया, एक क्वेश्चन करवा दिया, और दूसरा मैंने उस पर बेस्ड CUET का क्वेश्चन करवा दिया जो 2023 में पूछा गया था। अब वैसे तो बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, मतलब मैं तो अभी एक टॉपिक और सोच के आया था कि रेजिस्टेंस वायर में बेटा कितना फर्क पड़ेगा अगर हम उसको खींचेंगे, तोड़ेंगे, कंप्रेस करेंगे, लेकिन फिर कभी मतलब मैं तुम्हारी ऐसा नहीं करना चाहता कि एक दिन में बहुत सी चीज़ें पढ़ा दूँ, आराम से पढ़ेंगे और जी मस्ती मजाक से पढ़ेंगे, लेकिन बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि जब एक बार पढ़ लिया तो उसको खुद से आप सारी चीज़ों को डील कर पाओ, सारी चीज़ों को कर पाओ, ठीक है। ओके, बाकी आज का मोटिवेशन यही है मेरे दोस्त कि काम करने का तरीका बदलना। अगर ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन ऐसे सोल्व नहीं हो रहा तो कुछ अलग टेक्निक से करना, पढ़ाई का समय मॉर्निंग में मज़ा नहीं आ रहा है तो शाम को करना, ये नहीं आ रहा है तो वो करना, वो नहीं आ रहा तो ये करना, मतलब अपने आप को किसी भी तरह से रास्ते पे बदलना, लक्ष्य नहीं बदलना, अपना रास्ता बदलना, अपना तरीका बदलना, लेकिन लक्ष्य मत बदलना। जो तुमने ठान लिया कि क्लास 12 में मैं मचा के जाऊंगा, क्लास 12 में मैं बहुत अच्छा करके दिखाऊंगा, या क्लास 12 में बहुत अच्छा करके दिखाऊंगी, तो वो तुम्हारा लक्ष्य है, वो तुम्हारा एम है, उसको मत बदलना। बीच में बहुत सारे पड़ाव आएंगे जब ऐसा लोअर फेज आएगा, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, लेकिन करेंगे, तरीका बदलेंगे, मेथड चेंज होगी, हो सकता है थोड़ा सा रास्ता आड़ा तिरछा हो जाए, लेकिन एम अभी भी वही है। एम क्या है हमारा? अब तक नहीं लिखा था, आज बड़े बड़े अक्षरों में ये चीज लिख दे रहा हूं। एम है हमारा 100/100। मुझे कम से कम 10 बच्चे चाहिए इस बैच में से
कि जो CBSE 2027 के पेपर में फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 ला के दिखाए, ठीक है, कम से कम 10 बच्चे, और हो सकता है उन 10 बच्चों में से आप भी एक हो। ठीक है दोस्त, तो यहीं तक रखते हैं आज की बात, मिलेंगे अगली बार नई नई बातों के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, और याद रहे ये बात कि फिजिक्स से नहीं है डरना, तुम्हारे साथ है